औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हम पढ़ेंगे और पावर फंक्शन, पावर ऑफ द टेस्ट, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको आज हम करें। अच्छा, there are likely two types of error are to be made during the testing of null hypothesis। अच्छा जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो दो किस्म के एरर हमारे पास आते हैं। एक को टाइप 1 एरर कहते हैं, दूसरे को टाइप 2 एरर कहते हैं। टाइप 1 एरर क्या है? रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू। टाइप 2 एरर क्या है? एक्सेप्टिंग एच नॉट इज़ फॉल्स। थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग इसको सीख जाएं। इधर से आप देखें, अगर इस टॉपिक को अगर आप देखें, इधर देखें, इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग अ टाइप 1 एरर इज़ द रिजेक्शन ऑफ द ट्रू नल हाइपोथेसिस। यानी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। इसको इट इज़ आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसे? फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, फाइंडिंग आर कंक्लूजन। वाइल अ टाइप 2 एरर इज द नॉन रिजेक्शन ऑफ द फॉल्स नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं जबकि एक्चुअली वो फॉल्स होता है हमारे पास, आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अगर हम इधर आ जाएं तो यहाँ पे टाइप 1 एरर को हम इधर इसको ज़रा पढ़ लें। टाइप 1 एरर को हम अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं और टाइप 2 एरर को हम बीटा से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ी सी उसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ। सपोज़ एक यहाँ पे एन एग्ज़ामिनर में फेल एन अ गुड स्टूडेंट्स या एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एग्ज़ामिनर है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन एग्ज़ामिनर उसको फेल कर देता है। तो ये कौन सा है? ये टाइप 1 एरर है। आर में पास अ डल स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट को पास कर देता है, तो टाइप 2 एरर है। सपोज़ एक इंक्वायरी हो रही है तो क्रिमिनल कि ये इनोसेंट है या गिल्टी है, तो जज यहाँ पे एक बंदे को जो है ना वो जेल भेजता है, हालांकि वो इनोसेंट होता है। तो देखें, अ जज में कन्विक्ट एन इनोसेंट पर्सन, यानी उसको जेल भेजता है हालांकि वो इनोसेंट होता है, तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर। आर में इक्विट अ गिल्टी पर्सन, अक्सर गिल्टी पर्सन होता है, उसको इक्विट करता है, छोड़ देता है, तो ये टाइप 2 एरर है। ये अल्फ़ा जो टाइप 1 एरर है, इसको हम यहाँ पे अगर आप देखें, इसको हम अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको कहते हैं हम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसको टाइप 1 एरर कहते हैं। प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट इज़ ट्रू, बीटा इज इक्वल टू टाइप 2 एरर, ठीक है। इसके साथ सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस ये भी ज़रा सीखे। व्हेन ऑल द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर नाउन इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस, अदरवाइज कंपोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है। जब तमाम पैरामीटर नॉन हो तो उसको सिंपल कहते हैं, अदरवाइज ये कंपोजिट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ा सा ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पावर फंक्शन के मुतालिक थोड़ा सा अगर आप फिर से देखें यहाँ पे, चलो ये तो हो गया आपको अल्फ़ा बीटा, ये इन्वर्सली रिलेशन है। इसमें अगर एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है, दूसरा डिक्रीज़ करें तो एक पहला इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब नंबर n को हम इंक्रीज़ करेंगे तो अल्फ़ा बीटा डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 टाइप 2 एरर, ठीक है। काफ़ी यहाँ तक। अब हम जाते हैं पावर फंक्शन की तरफ, पावर टेस्ट की जानिब। The probability of rejecting the null hypothesis when it is actually false, यानी when h1 is accepted, is called power function।
यानी probability of rejecting the null hypothesis when actually it is false, यानी when h1 is accepted is called power function. It is denoted by phi theta. ये इस तरह से रहते हैं, rejecting h naught when h naught is false. पावर फंक्शन कहते हैं x belongs to critical region. इसको इक्वेशन 1 ही कहें, ठीक है. पावर फंक्शन इज अ फंक्शन और पैरामीटर अंडर h naught phi theta becomes, इधर अगर आप देखें probability of ये थीटा नाट है, रिजेक्टिंग h naught is 2, तो इसको हम अल्फ़ा कहेंगे. अंडर h1 अगर कर दें, वो ये अंडर h naught है, ये अंडर h1 कर दें. अगर हम सपोज रिजेक्ट h naught कर दें और h naught उसको अल्फ़ा कहते हैं, टाइप 1. अंडर h1 कर दें रिजेक्ट h naught वाइल h1 इज़ ट्रू. यहाँ पे h naught जो अंडर h naught था, h naught इज़ ट्रू, यहाँ पे h1 इज़ ट्रू. तो इसको कहते हैं पावर ऑफ रिजेक्ट h naught व्हेन h1 इज़ ट्रू. इसको कहते हैं 1 माइनस, ये उसका रेसिप्रोकल है टाइप 2 एरर का. तो 1 मनफी बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट. वहाँ पे क्या था, एक्सेप्ट h naught व्हेन h naught इज़ फॉल्स, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट h naught वाइल h1 इज़ ट्रू 1, फिर इसको पावर ऑफ फंक्शन कहते हैं, ठीक है. तो ये दो तीन चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक में. ईजी तीनों ईजी हैं, बार बार वास्ता पड़ा है आप लोगों का उनसे, लेकिन उसका सीखना ज़रूरी है, ठीक है. अब इस पे के मुतालिक कुछ क्वेश्चन हम करते हैं. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस पे. इधर आप देखें, इस पे अच्छा एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है. पहले इसको देखें आप ज़रा. कंसिडर डिस्ट्रीब्यूशन विथ PDF fx थीटा इज इक्वल टू 1/4 थीटा इज इक्वल टू e की पावर मनफी x बाई थीटा x ग्रेटर देन 0. उसका रेंज हो गया. इट इज़ डिज़ायर टू टेस्ट दैट h naught थीटा इज इक्वल टू 2 विथ h1 थीटा इज इक्वल टू 4. ये अंडर h naught है, ये अंडर h1 है. बेस ऑन अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2. दो सैम्पल यहाँ हमारे पास है, एक को कहते हैं x1 x2. हमारे पास दो रैंडम सैम्पल है, ठीक है. तो h naught जो है ना वो 2 है और h1 4 है उसकी वैल्यू. तो क्रिटिकल रीजन हमारे पास ये आता है x1 x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 9.5. ये क्रिटिकल रीजन है हमारे पास, ठीक है. 9.5 से दोनों को प्लस करें, ग्रेटर आ जाए तो ये क्रिटिकल रीजन में लाई होगा. तो फाइंड द पावर फंक्शन, पावर ऑफ टेस्ट एंड अल्फ़ा. तीन चीज़ें हमने निकालनी है. पहले हम पावर फंक्शन निकालेंगे. पावर फंक्शन निकालने के बाद अल्फ़ा बीटा पावर ऑफ द टेस्ट, ये फिर इजी हो जाता है, ठीक है. ज़रा देखें आप, fx ये हमारे पास PDF है, ये गिवन है, x की वैल्यू वगैरह ये गिवन है. क्रिटिकल रीजन भी हमें गिवन है, हमने लिख दिया इधर. नाउ पावर फंक्शन की क्या डिफिनेशन है, x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन. पावर फंक्शन होती है x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू, ये भी हमें गिवन है. यहाँ पे हम थोड़ा एक लॉ अप्लाई करते हैं उस पर. यूजिंग लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन, कम्प्लीमेंट की लॉ से वाकिफ़ होंगे. जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 1 मनफी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, ठीक है. कम्प्लीमेंट आए तो 1 मनफी उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो पावर फंक्शन इज इक्वल टू 1 मनफी प्रोबेबिलिटी. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल था, यहाँ पे लेस हो जाएगा x1 प्लस x2 लेस देन 9.5. ये लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ कम्प्लीमेंट इसको कहते हैं. हमने इसको अप्लाई कर दिया है. अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़रा देखें. अब इस x1 x2 को आप स्प्लिट अप करते हैं, दोनों को अलग-अलग लिखते हैं. अब
इसको देखें, 1 मनफी प्रोबेबिलिटी, x1 का रेंज क्या होगा, 0 से लेकर 9.5 तक उसका रेंज है। x2 का क्या रेंज होगा, 0 to 9.5 माइनस x1, चूँकि ये कंबाइन है तो इसमें से एक x1 को आप लिख लें इसमें, ठीक है। एक रेंज में x1 आ जाएगा x2 में, या इस तरह करें x1 में x2 का रेंज आप डाल दें, वो भी सही है, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने आप इस तरह लिखे 0 to x2 9.5, फिर 0 लेस दैन x1 लेस दैन 9.5 मनफी x2, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। मैंने इस तरह कर दिया कि x1 का जो रेंज है 0 to 9.5 और x2 का रेंज है 0 to 9.5 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, किस तरह मालूम करेंगे इसको, 1 मनफी x1 का रेंज, इंटीग्रेशन x1 इंटीग्रेशन x2, कंबाइन जॉइंट PDF x1 x2 dx1 dx2, ठीक है। अब चूँकि x1 और x2 जो सैम्पल है वो इंडिपेंडेंट है, जब इंडिपेंडेंट हो तो जॉइंट PDF को हम इस तरह इंडिविजुअल PDF में हम लिख सकते हैं। ये स्मॉल f है, f(x2) fx1 इंटू fx2, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, लिहाजा इसको लिख सकते हैं। 1 मनफी इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2 f1 x2 हमने लिख लिया। अब उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है। 1 मनफी x1 का जो रेंज जो था वो हमारे पास था 0 to 9.5, और दूसरे का रेंज था 0 to 9.5 मनफी x1, ये x2 का इंटीग्रेशन है, ये उसका रेंज है। और PDF क्या था उसका, fx क्या था, 1 और थीटा e⁻ मनफी x/थीटा था। तो पहले के लिए चूँकि x1 है तो x1/थीटा, सेकंड के लिए हमारे पास, यानी अब दो रैंडम सैम्पल है हमारे पास ना, तो एक है x1 और दूसरा s की जगह हम x2 लिखें, दोनों को हम dx1 dx2, 1 और थीटा e, ये पहले सैम्पल, ये सेकंड सैम्पल के लिए, ठीक है। अब इस तरह करें, ये जो पहला सैम्पल है इसको यहाँ पे लगाएं आप, उसका रेंज, सेकंड, ये सेकंड जो PDF है वो सेकंड रेंज के साथ यहाँ पे आ जाएगा dx2, चूँकि पहले हम ये सेकंड सैम्पल का कर रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे आप डेरिवेशन यहाँ पे dx2 लिखें, फिर इसके बाद जब ये हल हो जाएगा तो dx1 इसकी बारी आ जाएगी। पहले यानी इसको आप इंडिविजुअल हम इसको लिखते हैं, ठीक है, मार्जिनली जिसको हम कहते हैं मार्जिनल, लिहाजा इसको इंडिविजुअल पहले x2 को सॉल्व करते हैं, पहले एक सैम्पल को फिर दूसरे को, पहले इसको सॉल्व हम करते हैं। ये अपनी जगह पे यहाँ पे देखें, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻ मनफी x2/थीटा डिवाइडेड बाय, अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह निकालते हैं, वही जो भी है वही हम लिखते हैं और उसका डेरिवेशन नीचे आ जाता है, मनफी 1 और थीटा, और उसका जो रेंज है वो इधर लिखते हैं dx2। अब ये एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, तो ये चूँकि सारा मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये थीटा चूँकि फ्रैक्शन के नीचे और फंक्शन ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ 1 की जगह आ जाएगा। 0 to 9.5 e⁻ मनफी x, ये अपनी जगह पे, यहाँ पे हम ये रेंज की वैल्यू डालेंगे। x2 की जगह पहले ये 9.5 मनफी x1 ये डालेंगे, फिर माइनस इसकी जगह हम 0 डाल देंगे। देखें माइनस मैंने बाहर निकाला हुआ है, माइनस ऑलरेडी उसके साथ है। x2 की जगह चूँकि 2 वैल्यू है और बाहर माइनस है तो मैंने ब्रैकेट में लगाया ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। 9.5 मनफी x1 मनफी e⁻ और s की जो भी 0 डाल दे तो पावर 0 बन जाता है, और ये dx2 ख़त्म हुआ था, अब dx1 है। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस ये थीटा और थीटा स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, 1/थीटा आपके पास आ जाएगा। 0 to 9.5 e⁻ मनफी x1/थीटा। यहाँ पे आप देखें, अब इसको स्प्लिट अप कर दें, माइनस इंटर करिए, थीटा जो है ना जो नीचे है ना ये 9.5 के नीचे भी है, x1 की नीचे भी है, दोनों, ऐसा ना हो कि एक के नीचे आप लिखें, ये दोनों के नीचे हैं, ठीक है। 9.5/थीटा, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, x1/थीटा और माइनस e⁻0 मीन्स 1। नेक्स्ट स्टेप में आप 1/थीटा इस तरह आएगा। अब ये जो है ना इसके ये इस e के साथ आप ले आएँ, चूँकि ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, ऐड मीन्स वही साइन रहेगा, मनफी 9.5/थीटा प्लस s1/थीटा मनफी x1/थीटा, और यहाँ पे 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आएगा रिस्पेक्ट टू d1, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें ये x1 बाई थीटा प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये टर्म रह जाएगा और ये टर्म रह जाएगा, सिर्फ ये दो आपके पास रह जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी तो हमारे पास ये दो रह जाएंगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा नेक्स्ट, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 1 + 1 और थीटा 0 to 9.5, ये दो हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, इसमें x2 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, x1 है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं। अब इसको आप स्प्लिट अप कर दें। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए तो ये 1/θ, तो ये 1/θ इसके साथ भी करें, 1/θ और इंटीग्रेशन यहाँ उसके साथ भी करें, ताकि इंडिविजुअल कर दें, ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही तरीका करते हैं, 1 + 1 और थीटा 0 to 9.5 e⁻−9.5/θ dx1, यानी 1/θ ये इसके साथ आ गया, dx1 भी आप लिखें, प्लस 1/θ 0 to 9 e⁻−5/θ dx1, ये भी क्या इंडिविजुअल हमने लिख लिया। ठीक है, ये और dx1 ये तीनों इसके साथ भी लगाएं, ये और dx1 ये तीनों इसके साथ भी लगाए हमने। ठीक है, क्योंकि दोनों का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें 1 प्लस इसके साथ, इसमें कोई x1 का रोल नहीं है, तो ये कांस्टेंट कंसीडर होगा। ये मैंने बाहर निकाला है। ठीक है, ये मैंने इंटीग्रेशन से बाहर, जिस तरह 1/θ कांस्टेंट अब कंसीडर होता है, तो ये भी कांस्टेंट कंसीडर होगा। इसमें कोई x1 नहीं है, तो लिहाजा ये बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ जब ये बाहर रहेगा तो इधर यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। dx1 -1/θ, इसको इस तरह रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेशन को कर लें, 1 + 1/θ e इसको रहेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन x आता है, और यहाँ पे उसका रेंज हम डाल देंगे -1/, इसका भी इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, x1/θ -1/θ। यहाँ पे 1/θ ये अपनी जगह पे आएगा। यहाँ x की 1 की जगह उसकी वैल्यू डाल दें, पहले ये ऊपर वाली 9.5, फिर -0, यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, θ/θ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। e⁻, पहले -x1 की जगह 9.5 हम डाल देंगे /θ, फिर -x की जगह हम 0 डाल देंगे, और ये तो जब 0 डाल देंगे तो हमारे पास सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो πθ यानी पावर फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1/θ, ये 9.5 पहले आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, e⁻−9 ये टर्म अब जो है ना, ये दोनों इसके साथ भी है, यहाँ पे तो 0 है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस इसके साथ है, ये 9.5 पहले आ जाएगा, थीटा कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ये और -1 ये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ पे देखें, ये -1 और +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये दो टर्म रह जाएंगे, ये टर्म और इसमें अगर आप देखें, इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन ये टर्म है, ये टर्म कॉमन है, ये बाहर निकाल दें आप। तो मैंने पहले ये लिख लिया है, जब ये बाहर आ जाएगा तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि ये प्लस है, प्लस ये बाहर आ गया है, तो 9.5/θ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं पावर फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें यहाँ पे हमने मालूम करनी है, बीटा भी मालूम करें, अल्फ़ा भी मालूम करें, पावर ऑफ द टेस्ट भी मालूम करें। यहाँ से फिर आसान हो जाता है हमारे पास। अल्फ़ा मालूम करोगे तो h0 की वैल्यू आप डाल दोगे, पावर फंक्शन की वैल्यू आप निकालोगे तो थीटा की जगह आप वो सेकेंड 4 की वैल्यू डालेंगे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम
में कर देंगे लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे उसका टाइम इतना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल भी करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।